हेलो फ्रेंड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है वेल्डिंग। वेल्डिंग में हम पहला देखेंगे एजम्पशन। तो हमारा पहला एजम्पशन है द वेल्ड कनेक्टेड वेरियस पार्ट्स आर होमोजीनियस आइसोट्रोपिक एंड इलास्टिक। द पार्ट्स कनेक्टेड बाय वेल्डिंग आर रिजिड एंड देयरफॉर डिफॉर्मेशन आर नेग्लेक्टेड। थर्ड assumption है ओनली स्ट्रेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड आर कंसिडर्ड, इफेक्ट ऑफ रेसिडुअल स्ट्रेस, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एंड द शेप ऑफ द वेल्ड आर नेग्लेक्टेड। तो ये तीन assumption हैं। रेसिडुअल स्ट्रेसेस मैं पहले बता चुका हूँ क्या होता है। डिजाइन ऑफ ग्रूव वेल्ड, और ग्रूव वेल्ड को एक और नाम से बोलते हैं हम बट वेल्ड। तो दोनों नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अ स्क्वायर ग्रूव वेल्ड प्रोवाइडेड वेयर फॉर सेक्शन लेस देन 8 mm। जहाँ पर सेक्शन का साइज 8 mm से कम होता है वहाँ पर स्क्वायर ग्रूव वेल्ड हम प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिकेशन में देखेंगे हम रेनफोर्स सीमेंट प्रोवाइड करते हैं। वो कितना प्रोवाइड करते हैं? रेनफोर्स सीमेंट इज द एक्स्ट्रा वेल्ड मेटल विच मेक्स द थ्रॉट डायमेंशन, ये थ्रॉट है ना, विच मेक्स द थ्रॉट डायमेंशन एटलीस्ट 10% ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ वेल्डेड मटेरियल। तो यहाँ पर देखो ये थ्रॉट है, ये रेनफोर्स सीमेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए हैं। इसका प्रोवाइड करने का रीज़न ये है कि जॉइंट एफिशिएंसी को, जो ग्रूव वेल्ड जॉइंट है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा रेनफोर्स सीमेंट प्रोवाइड करते हैं। और किसी भी केस में इसकी वैल्यू 3 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है साइज ऑफ द ग्रूव वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाय द थ्रॉट डायमेंशन या थ्रॉट थिकनेस। ठीक है, इसी को हम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस भी कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम डायग्राम बनाए थे यहाँ पर, उसमें देखे थे कि थ्रॉट क्या होता है। ग्रूव वेल्ड कंप्लीट पेनिट्रेशन या इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हो सकता है। तो इन केस ऑफ द फुल पेनिट्रेशन ऑफ ग्रूव वेल्ड कैन नॉट बी अचीव्ड, ठीक है, एन इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस ऑफ 7/8, ठीक है, 7/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर। ये इंपॉर्टेंट है ना, 7/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर। बट फॉर कैलकुलेटिंग द स्ट्रेंथ कैलकुलेशन करते समय द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस कितना होगा, कितना एज्यूम करते हैं, 5/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 7/8 किस केस में रहेगा और 5/8 किस केस में रहेगा? स्ट्रेंथ के केस में 5/8 रहेगा। डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रूव वेल्ड क्या होता है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रूव वेल्ड क्या होता है? इसका फॉर्मूला है TDW डिजाइन स्ट्रेंथ, D मतलब वेल्ड, W मतलब वेल्ड, इक्वल टू FY/LW T/γ/MW। तो ये किस केस में होता है? टेंशन और कंप्रेशन के केस में। FY/LW इफेक्टिव लेंथ है वेल्ड का, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है, ये पार्शियल सेप्टर ऑब्जेक्टिव है। साइड के लिए 1.5 हो जाएगा और शॉप के लिए 1.25 हो जाएगा। FY जो होता है स्मॉलर होता है, या तो प्लेट का यील्ड स्ट्रेस होगा या तो फिर हम वेल्डिंग करते हैं उसका यील्ड स्ट्रेस होगा। दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू होता है उसको यहाँ पर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये तो हो गया टेंशन और कंप्रेशन के केस में। सेम जो FY बस चेंज होता है, ये शियर के केस हो जाता है। तो वहाँ पर जो होता है शियर के केस में FY/√3 और FY/√3। प्लेट के लिए FY/√3 होता है और एक होता है वेल्ड के लिए FY/√3 होता है, यील्ड स्ट्रेस बाय √3। तो ये दोनों में जो स्मॉलर वैल्यू रहता है उसको यहाँ पर लिखते हैं शियर के केस में। तो हो गया ये हमारा हो गया डिजाइन ऑफ ग्रूव वेल्ड। अब नेक्स्ट देखेंगे हम फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड तो जहाँ पर दो मेंबर राइट एंगल में कनेक्ट होते हैं, जैसे दो प्लेट है राइट एंगल में कनेक्ट होता है, और जहाँ पर हमको बट वेल्ड प्रोवाइड करना नहीं बनता है, जैसे राइट एंगल में कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर हम क्या, जैसे ये राइट एंगल में कनेक्ट हो रहा है वहाँ पर हम फिलेट वेल्ड यूज करते हैं। और जहाँ पर बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड प्रोवाइड करते नहीं बनता है वहाँ पर हम फिलेट वेल्ड यूज करते हैं। तो इसमें पहला टर्म्स है थ्रॉट,
इट इज़ द पार्ट ऑफ द वेल्ड विच इज इफेक्टिव इन ट्रांसफरिंग द स्ट्रेस। इसको स्ट्रेस ट्रांसफ़र करने का जो पार्ट होता है उसको हम थ्रॉट कहते हैं। थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, तो एक मिनिमम थिकनेस होता है, इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस इन फिलेट वेल्ड, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है थ्रॉट थिकनेस। नेक्स्ट है ऑल वेल्ड एरिया आर ट्रीटेड एज लाइन एरिया, ठीक है। इट मीन्स टी स्क्वायर एंड टी क्यूब टर्म्स आर नेग्लेक्टेड। लाइन एरिया है इसलिए ओनली टी टर्म्स आर करते हैं, टी स्क्वायर या टी क्यूब को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज एज्यूम्ड दैट फिलेट वेल्ड ऑलवेज ऑफर रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ शियर ओनली। ये इंपॉर्टेंट है ना, शियर फिलेट वेल्ड में जो स्ट्रेस ट्रांसफर होता है वो किस टर्म्स पे डिपेंड करता है, तो शियर पे, क्योंकि वेल्ड स्ट्रांग होता है टेंशन में और शियर में वीक होता है, इसलिए हम शियर को लेके डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये शियर फोर्स है, तो यहाँ ये जैसे वेल्डिंग है इसमें एक शियर स्ट्रेस लग रहा है, ट्रांसफरिंग अ बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस एज हॉरिजॉन्टल शियर इन दी वेल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिलेट वेल्ड के बारे में कुछ चीज़ें। अब इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मिनिमम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस देखते हैं। पहले थ्रॉट थिकनेस को अलग अलग एंगल के हिसाब से हम देखते हैं। तो थ्रॉट थिकनेस जो होता है 60 डिग्री से कम, जैसे 60 डिग्री से कम, जैसे ये 60 डिग्री है, इससे कम के लिए हम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस कंसीडर नहीं करते हैं और 120 डिग्री से ज़्यादा के लिए हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इक्वल टू के इंटू साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है। अब के की वैल्यू डिपेंड करता है 60 डिग्री, 60 से 90 डिग्री, 91 से 100 डिग्री, 101 से 106 डिग्री, 107 से 113 डिग्री, 114 से लेके 120 डिग्री, ठीक है। सबके अलग अलग वैल्यू होता है। इसके लिए 0.7 होता है, इसके लिए 0.65 होता है, 0.60 होता है, 0.55 होता है और 0.50 होता है। ये हमारा अलग अलग एंगल पे हमारा अलग अलग वैल्यू होता है, के की वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर 90 डिग्री के केस में पूछा जाता है कितना होता है वैल्यू, तो 0.7 होता है। वो कैसे आता है, तो जैसे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के लिए कैसे बनेगा, ये 90 डिग्री के केस में ये हमारा क्या हो जाता है 45 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से हम cos 45 डिग्री एस, ठीक है। तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस टी इक्वल टू होता है के इंटू कॉस 45 डिग्री। इसको हम 90 डिग्री, इसको 45 लेंगे तो ये टी हो गया, मतलब ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये सॉरी हाइपोटेनियस हो गया। तो कॉस इक्वल टू क्या होता है बेस अपन क्या हो जाएगा एस हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 या इसी को बोल सकते हैं 0.7, ठीक है। तो ये इस केस में हमारा वैल्यू आ गया। तो ये एक टेबल के थ्रू याद कर लेना आप। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में एक और चीज़ देखते हैं। एक होता है हमारा जैसे कि ये हमारा स्क्वायर एज हो गया। तो स्क्वायर एज के केस में हमारा साइज फॉर स्क्वायर एज मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है। तो मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड हो जाएगा, यहाँ से हम मैक्सिमम साइज, तो यहाँ से कितना छूटेगा 1.5 mm, ठीक है। तो जितना थिकनेस होता है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट
माइनस 1.5 mm। ठीक है, अगर यही राउंडेड एज हो गया, जैसे ये प्लेट हो गया, ये ठीक है एंगल सेक्शन हो गया, ऐसे राउंडेड एज हो गया, तो इस राउंडेड एज के केस में ये हो जाएगा 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, मैक्सिमम साइज ऑफ द वेल्ड हो जाता है 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से। ये स्क्वायर एज के केस में पहला है स्क्वायर एज के केस में, और दूसरा है राउंडेड एज के केस में। ठीक है, राउंडेड एज के केस में। अब इसी में एक और देखते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड कितना होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड -2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। ये कैसे होता है, देखो जैसे ये हमारा एक्चुअल लेंथ हो गया, ठीक है, तो हम इफेक्टिव लेंथ यहाँ से, ये इफेक्टिव लेंथ हो गया, तो यहाँ पर एस हो गया और यहाँ पर एस हो गया, तो एक्चुअल लेंथ इफेक्टिव लेंथ कितना हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ -2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। ये दोनों साइड का एस कम हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। इसी में एक और देखेंगे हम, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड में थिकनेस के हिसाब से ना। अगर 10 mm से कम थिकनेस है तो कितना होगा, 3 mm होगा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। अगर 10 to 20 है तो यही क्या हो जाएगा, 5 mm हो जाएगा। ठीक है, और 21 से 32 है तो ये हो जाएगा हमारा 5 के बाद 6 mm हो जाएगा, और 32 से ज़्यादा है तो उस केस में हमारा हो जाएगा 8 mm हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ देखते हैं कि जब मान लो प्लेट का थिकनेस 3 mm से कम है, जैसे 2 mm है, तो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड भी 2 mm ही होगा, मतलब थिकनेस ऑफ प्लेट के बराबर हो जाएगा। ये नोट के रूप में आप लिख लें, नोट करके ना। ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड 4 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ वेल्ड से कम नहीं होना चाहिए। अब डिजाइन स्ट्रेंथ देखेंगे। डिजाइन स्ट्रेंथ में PDW इक्वल टू LW TT FU/√3 गामा MW। तो PW मतलब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड होता है, A इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड होता है, T थ्रॉट थिकनेस होता है, FY जो होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, और वेल्ड का या तो प्लेट का जिसमें जो मिनिमम होगा उसको लेंगे हम लोग, और गामा MW 1.25 और 1.5 साइट के लिए ज़्यादा रहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज कम्पेयर टू सॉफ्ट के लिए। ठीक है, अब इसी में देखते हैं, नोट देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द वेल्डेड जॉइंट 1/5 टाइम्स ऑफ द थ्रॉट थिकनेस देन रिडक्शन फैक्टर आर यूज्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स दोस्तों।